नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा मुख्य रूप से निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निर्धारित है। जानकारी के अनुसार शाम लगभग 6 बजे प्रयागराज पहुंचने का कार्यक्रम तय है। वहां पहुंचने के बाद वो शहर में आयोजित 2 अलग अलग वैवाहिक समारोह में भाग लेंगे और परिवारों को शुभकामनाएं देंगे। इन कार्यक्रमों में कुछ समय बिताने के बाद उनका प्रयागराज में कुल लगभग 2 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। सभी कार्यक्रम पूरे करने के बाद रात करीब 8 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करने की योजना है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क रहेगा। वहीं लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महिलाओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए समाज और सरकार को लगातार काम करते रहना चाहिए। उनका मानना है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब वहां की महिलाएं शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर हों। उन्होंने कहा कि महिलाएं जितनी अधिक प्रगतिशील होंगी, समाज भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी की सोच हमेशा से महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें आगे बढ़ाने की रही है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। उनके अनुसार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वो बिना किसी भय के अपने जीवन और कार्यों को आगे बढ़ा सकें। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री की मां को लेकर की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में मां को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है और मां का स्थान हमेशा सबसे ऊंचा माना गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मां के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बेहद आपत्तिजनक है और ये सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। उनके अनुसार इस प्रकार के बयान न केवल निंदनीय हैं बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में मर्यादा और सम्मान बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देश की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश की विदेश नीति ऐसी दिशा में जाती दिखाई दे रही है जहां निर्णयों पर बाहरी प्रभाव बढ़ता हुआ महसूस होता है। उनका कहना था कि पहले भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और सिद्धांत पर आधारित रही है, जिसके तहत देश ने किसी एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समूह के साथ खुलकर पक्ष नहीं लिया और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब इस पारंपरिक नीति से हटकर गुट सापेक्षता की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर असर पड़ सकता है। उनके अनुसार विदेश नीति का मूल्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और स्वतंत्र निर्णय क्षमता को बनाए रखना होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की वैश्विक पहचान हमेशा संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति की रही है, जिसे बनाए रखना देश के हित में जरूरी है। वहीं संभल जिले के बैजोई स्थित कनेटा रोड पर बने जिला पंचायत सभागार में शनिवार को जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत दोपहर करीब 1 बजे हुई और यह लगभग 2:30 बजे तक चली। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव ने की। इस दौरान जिला पंचायत के सभी सदस्य और विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की कई समस्याएं प्रमुखता से उठाई। इनमें बड़ा मुद्दा आवारा गौवंश की बढ़ती समस्या और जल जीवन मिशन के तहत गाँवों में सड़कों की खराब स्थिति का रहा। कई सदस्यों ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव की सड़कों को कई जगह खोद दिया गया है, लेकिन बाद में उनकी ठीक तरह से मरम्मत नहीं कराई गई। इसके कारण ग्रामीणों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है। बैठक के दौरान उस समय माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया जब वार्ड नंबर 31 की जिला पंचायत सदस्य अपना इस्तीफा लेकर बैठक में पहुंच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष में होने की वजह से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उनका कहना था कि उनके और उनके पति के नाम पर करीब 40-40 हज़ार रुपए की रिकवरी के लिए जिला पंचायत की ओर से आरसी जारी कर दी गई है, जबकि उनके पास ना तो कोई गैस एजेंसी है और ना ही कोई ईंट भट्टा संचालित है। उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए इस मामले में मानहानि का दावा करने की चेतावनी भी दी। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य अधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने की बात कही गई और भरोसा दिलाया गया कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत सदस्य उमेश यादव ने वार्ड नंबर 25 के अंतर्गत आने वाले कई गाँव सादात बाड़ी, अर्जनपुर जूना, शाहपुर भूड़ और नरौदा के जंगल क्षेत्र में बड़ी संख्या में घूम रहे आवारा गौवंश की समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में करीब 250 से अधिक आवारा गौवंश खुले में घूम रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। वहीं एक अन्य सदस्य ओमवीर कुशवाहा ने गांव
चंदूपुरा की लगभग 1000 से अधिक आबादी का जिक्र करते हुए गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग रखी ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। बैठक में इसके अलावा पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि की गई और वर्ष 2025 और 2026 के पुनरीक्षित आय व्यय अनुमान तथा वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट पर भी चर्चा की गई। साथ ही जिले में चल रही और प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श करते हुए उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने के सुझाव भी दिए गए। मेरा नाम शकुन प्रेमी है। मैं वार्ड 31 से जिला पंचायत की मेंबर हूँ। मेरे नाम से ना तो कोई फर्म है ना कोई भट्टा है। मेरे पति के नाम से भी भट्टा नहीं है। मेरे नाम से आरसी और पति के नाम से निकाली गई है, जिसका मैं विरोध करती हूँ। जब मेरा नाम कुछ है ही नहीं तो मुझे क्यों बेइज्जत किया जा रहा है, यही मुद्दा मैंने उठाया है। स्वच्छ और सुंदर भारत के साथ साथ अब माननीय मोदी जी अपने देश को स्वस्थ भारत की ओर लेकर चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के जो भवन है, हमारे पीएससी सीएससी जो है, इनके जीर्णोद्धार के लिए 16 करोड़ रुपए की धनराशि अतिरिक्त जिला संबल को दी गई है, जिसमें कार्यदायी संस्था के रूप में जिला पंचायत कार्य करेगी और स्थानों पर चयन हो चुका है। ये जो है एक अच्छी योजना है। कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उसको अच्छी स्वास्थ्य योजना मिलेगी। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का। कार्य योजना एवं बजट से संबंधित बैठक माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी की अध्यक्षता में आहूत की गई थी, जिसमें राज्यसभा मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, माननीय सदस्यगणों के साथ साथ जिला स्तरीय अधिकारी गणों ने भाग लिया। आज की बैठक में हमने लगभग 9 करोड़ का वर्ष 25-26 का पुनरीक्षित बजट रखा था और वर्ष 2026-27 का हमारा जो बजट है वो लगभग अनुमानित बजट 60 करोड़ का है। 60 करोड़ में इस वर्ष हमें भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार टाइड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपकेंद्रों के निर्माण के लिए भी लगभग 14 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। मेरा नाम शकुन। वहीं कुशीनगर जिले में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। रामकोला थाना क्षेत्र के बरवा बाजार इलाके में एक पेड़ से मजदूर का शव लटका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय जोखन सिंह के रूप में हुई है, जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक पहले एक गन्ना क्रेशर प्लांट पर मजदूरी करता था और उसी से अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। तो आपको बता दें कि हालांकि प्लांट बंद होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद वो खेतों पे मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। घटना वाले दिन भी वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में खाद छिड़कने का काम कर रहा था। इसी दौरान कुछ देर बाद वो खेत के पास ही एक पेड़ के पास पहुंचा और गमछे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो पत्नी बदहवास होकर शव से लिपटकर रोने लगी, जबकि पास ही उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे अनजान होकर खेलते रहे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं अमेठी में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की धर्म यात्रा का आगमन हुआ, जहां उन्होंने समाज और राजनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए राज्य के उच्चतम पद पर बैठे मुख्यमंत्री पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। शंकराचार्य ने कहा कि जब कोई संत गेरुआ वस्त्र पहनकर स्वयं को विरक्त होने का दावा करता है और फिर सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाता है तो ये एक समस्या का संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि गौमाता के नाम पर सत्ता प्राप्त करने के बावजूद अगर गौ हत्या जैसी घटनाएं रोकने में विफलता रहती है तो ये भी समाज के लिए चिंता का विषय है। धर्म यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने उल्लेख किया कि जो व्यक्ति वास्तव में हिंदू होगा वो उस नेता का समर्थन करेगा जिसे वो धर्म और संस्कृति के दृष्टिकोण से उचित मानते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल को सीधे समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति के आधार पर जो सही लगेगा उसका समर्थन करना स्वाभाविक है। शंकराचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि यह धर्म यात्रा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की जिसमें उन्होंने धर्म, समाज और राजनीति के संबद्ध मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और लोगों को नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
उधर अमेठी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब जामो थाना क्षेत्र के हरगांव के समीप एक ई रिक्शा और बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे आवश्यक इलाज दिया गया। सूचना मिलने के बाद जामो पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और नियमों के तहत विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर वाहन अक्सर तेज गति में चलते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। दुर्घटना ने इलाके में सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को दोबारा उजागर कर दिया है। वहीं कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही चौकी इलाके में एक भयावह घटना घटी जब नशे की हालत में एक भाई ने अपने ही भाई पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच नशे में कहासुनी हो गई थी, जो विवाद इतना बढ़ गया कि अजय अग्निहोत्री ने अपने भाई विजय अग्निहोत्री पर पिता की लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से फायर कर दिया। गोली के छर्रे लगने से विजय गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कानपुर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। घटना के दौरान घायल की छोटी बेटी भी मौके पर मौजूद थी, जिसने गुस्से में अपने चाचा से कहा, तो तुम गोली मार दोगे मेरे पापा को। ये दृश्य सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत मामला दर्ज करते हुए आरोपी अजय अग्निहोत्री को हिरासत में ले लिया। इस घटना ने इलाके में सनसनी और भय का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि नशे में शुरू हुआ मामूली विवाद सीधे गोलीकांड तक पहुंच गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। क्या नाम है आपका? श्यामा देवी। क्या घटना हुई है अभी? सहमत दोनों लड़के दारू पी के झगड़ा कर रहे थे। एक नीचे आ गया तो उसने फिर गोली उठा के उसके मारी। वो ऊपर खड़ा था, वो नीचे था। किसने किसको गोली मारी है? अजय ने। किसको गोली मारी है? विजय को। कैसी मारपीट हुई थी ऊपर? किस बात को लेके मारपीट हुई? कही रहे कि लाइटिंग गया था, लाइटिंग का दरवाजा खुले थे इसलिए। तो अभी क्या हालत है आपके दूसरे बेटे की जिसके गोली लगी है? हमने देखा नहीं, अस्पताल ले गए, बता रहे कि छर्रे यहाँ पास से निकल गए। गोली आपके सामने चली थी? हाँ, नीचे वो ऊपर खड़ा रहा, वो नीचे। जिसने गोली चलाई अभी वो कहाँ है इस वक्त? वो कभी सब चोट लगी, वो भगा हुआ। अच्छा, थाने में सूचना दी आपने? अब दी गए हुई तो आप लोग आए हो। प्रार्थना पर दिया अभी आपने? हमने तो नहीं दिया साहब। क्या? तो बदायूं जिले में डेली 24 भारत न्यूज चैनल की एक खबर का प्रशासन पर बड़ा असर देखने को मिला। चैनल ने होली के दिन दबंगों द्वारा एक वकील और उनके परिवार पर किए गए हमले की घटना को प्रमुखता से दिखाया, जबकि स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में देरी और लापरवाही सामने आई थी। इस खबर के प्रकाश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उसावा थाना प्रभारी वीरपाल सिंह तोमर के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें पुलिस लाइन स्थित अपराध शाखा में भेज दिया। साथ ही जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस विभाग में जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से 4 प्रभारी निरीक्षकों और 2 चौकी इंचार्ज का स्थानांतरण भी किया गया। उसावा थाना के नए प्रभारी उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह नियुक्त किए गए हैं। इस तरह मुजरिया थाना प्रभारी ज्योति सिंह को महिला थाने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि उनके स्थान पर मुजरिया थाने के नए प्रभारी के रूप में विदेश कुमार शर्मा तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिले के 49 अन्य पुलिसकर्मियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार ये लगातार चल रही तबादला प्रक्रिया, जिसे तबादला एक्सप्रेस कहा जा रहा है, कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने और पुलिस प्रशासन को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस कदम से स्थानीय जनता के बीच सुरक्षा और विश्वास को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरत चौकी अंतर्गत चिटकना गांव में शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच विवाद के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई। जब पुलिस टीम विवाद को शांत कराने पहुंची, तब कुछ उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में चौकी इंचार्ज गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत प्रक्रिया में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल कुछ उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि उपद्रवियों ने इसके बाद महिलाओं को आगे करके चौकी का घेराव कर दिया और सड़क को भी बाधित कर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। घटना के बाद कई थानों की पुलिस बल सहित चायल क्षेत्र के सहायक पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से भीड़ को काबू में किया। पुलिस प्रशासन ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो हमलावर लकड़ी माफिया हैं। ये लोग पुलिस संरक्षण में क्षेत्र के हरे भरे फलदार और विशालकाय पेड़ों को काटते हैं और ओवरलोड पिकअप में लकड़ी ढोते हैं। इस अवैध कारोबार के चलते उनका क्षेत्र में प्रभाव काफी फैला हुआ है। वहीं फिरोजाबाद में 1108 कुंडीय मृत्युंजय मां पीताम्बरा महायज्ञ का भव्य शुभारंभ बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस शुभारंभ के मौके पर यज्ञ स्थल तक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 11,000 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित थी और सिर पर कलश रखकर भक्तिभाव से यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों की धुन ने पूरे मार्ग को भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल से भर दिया।
कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल तक पहुंची, जहां विधि पूर्वक यज्ञ की शुरुआत की गई। वहीं ललितपुर जिले के जखौरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम राख पंचमपुर में स्थित सिद्ध क्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाला वार्षिक मेला श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। इस वर्ष 7 से 11 मार्च 2026 तक 5 दिवसीय राख पंचमपुर मेला आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ शनिवार को जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ किया। मेले में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु स्थानीय स्तर के साथ साथ मध्य प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों से भी आते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर सिद्ध बाबा के दर्शन और उनकी पवित्र भभूति का सेवन करने से चर्म रोग सहित अन्य परेशानियों से चमत्कारिक लाभ होता है। श्रद्धालु मंदिर में सीधे आटा, दाल, चावल और अन्य अनाज चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। मेला केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये आसपास के ग्रामीणों के लिए रोजगार का भी प्रमुख साधन बनता है। मेले में स्थानीय कारीगरों की तरफ से निर्मित मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों और अन्य उत्पादों की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ साथ अपने उत्पादों की ख्याति भी मिलती है। वहीं अमेठी जिले में हर्ष फायरिंग का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुशी और उत्सव के माहौल में लोग कानून को भूलते हुए सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित ढंग से गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में इस प्रकार की हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवा भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के रानीगंज कस्बे में उत्सव के दौरान गोलियां चला रहे हैं। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि युवाओं में हर्ष फायरिंग का खतरनाक जुनून बढ़ता जा रहा है और वो सुरक्षा नियमों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे मामले न केवल कानूनी दृष्टि से गंभीर हैं, बल्कि आसपास के लोगों की जान और संपत्ति के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। प्रशासन और पुलिस को इस तरह की घटनाओं पर विशेष ध्यान देने और जनता में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि उत्सव और खुशी के मौके सुरक्षित तरीके से मनाए जा सके। वहीं अमरोहा जिले के मोहल्ला गुजरी में रविवार को एक भयावह घटना घटी, जब अचानक एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि पास की दूसरी दुकानें भी इसके प्रभाव में आ गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगी और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग को रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने लगे। थोड़ी ही देर में दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। हालांकि आग लगने से दुकानों में रखा मूल्यवान सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हादसा किस वजह से हुआ। स्थानीय लोगों में सुरक्षा और आग से बचाव के प्रति गंभीर चेतावनी का संदेश भी गया है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके और जान माल की हानि को रोका जा सके। वहीं बदायूं जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के दौरान सामूहिक नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला अध्यापिका और एक पुरुष अध्यापक ने रमजान के महीने में कई बार बच्चों को स्कूल के कमरे में सामूहिक नमाज पढ़वाई। बताया जाता है कि जब एक अन्य महिला अध्यापिका ने इसका विरोध किया तो नमाज को रोक दिया गया। इस घटना के पीछे ये वजह भी बताई जा रही है कि गाँव में मस्जिद नहीं होने के कारण बच्चों को एक घर में सामूहिक नमाज पढ़वाने की योजना बनाई गई थी। बच्चों ने अपने बयान में कहा कि रीना मैम और अरविंद सर ने उन्हें स्कूल के कमरे में नमाज पढ़वाई और ये धमकी भी दी कि अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। इस मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में सामूहिक नमाज का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं और स्कूल स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसमें कहा गया कि अगर भविष्य में नमाज पढ़वाई गई तो वो हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अपर प्राइमरी स्कूल रिसाली का ये मामला फिलहाल सुर्खियों में है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह घटना शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के विषय में गंभीर चर्चाओं का कारण बन गई है। ये सोशल मीडिया द्वारा जो चल रहा, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उस संबंध में जानकारी हुई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसौली ब्लॉक अमियापुर में ये जूनियर स्कूल वहाँ पे है। उस विद्यालय में ये पता चला है सोशल मीडिया के द्वारा कि वहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद बदायूं मांग करता है जिला प्रशिक्षण अधिकारी से उन तो स्कूल की जांच कराकर उन जो भी दोषी हों कर्मचारी उसमें अध्यापक, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं अरविंद शर्मा, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष उजानी। हमारे उजानी पास एक रिसौली गाँव पड़ता है, बिरसी विधानसभा 114। उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई कि वहाँ पर बच्चों को नमाज इस साल भी पढ़ाई गई और पिछले साल भी पढ़ाई गई। तो मैंने अपने संगठन के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मुझे आदेश हुआ वहाँ जाके पता करें, जानकारी लें। मैंने गांव में जानकारी ली जाकर, तो ये
जो भी अध्यापक हैं जिन्होंने स्कूल में ये पढ़ाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इनका एक उद्देश्य होता है कुछ दूसरे समुदाय के लोगों के कि बच्चों को नमाज पढ़ाएं, जिससे दूसरे विशेष बच्चों पर जो है हिंदू समाज के बच्चों पर इसका असर पड़ा है। तो ये अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का घेराव करेंगे और इसके न्याय की मांग करते हैं। ये सोशल मीडिया